सबसे ज़्यादा अब जो मसला बच्चों और बच्चियों में आ रहा है वो एक्नी स्कार्स का आ रहा है। स्कार वो चीज़ होती है जिसमें जैसे आप आम ज़बान में कहिए कि खड्डा पड़ गया स्किन के ऊपर। एक्नी के स्कार्स को अगर 100% कहते हैं नहीं ठीक कर सकते, लेकिन 90% 95% हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होते हैं कि किसी ने किसी इवेंट पे जाना है तो उसके लिए एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम सबसिजन बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ। आज हम एक्नी स्कार्स के बारे में आपको कुछ बताएंगे। एक्नी स्कार्स के बारे में ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया कि क्योंकि एक्नी बहुत कॉमन एक डिसऑर्डर है। एक्नी के सबसे ज़्यादा अब जो मसला बच्चों और बच्चियों में आ रहा है वो एक्नी स्कार्स का आ रहा है। एक्नी स्कार्स होते क्या है? एक्नी स्कार्स दो तरह के होते हैं। एक ही होते हैं जिसमें कुछ लोग उसको भी स्कार ही कहते हैं, मैं उसे स्कार नहीं कहूँगी, लेकिन वो क्या होता है, वो पिगमेंटेशन होती है, पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन होती है, जिसको हम 2-3 तरह की वो पिगमेंटेशन होती है। स्कार वो चीज़ होती है जिसमें जैसे आप आम ज़बान में कहिए कि खड्डा पड़ गया स्किन के ऊपर, ठीक है। तो जो पिगमेंटेशन होती है वो खड्डा नहीं होता, वो सिंपल डिसकलरेशन होती है, डिसपिगमेंटेशन होती है। तो एक्नी के बाद ये दो तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, या तो कलर चेंज हो जाता है उस जगह पे, या फिर वहाँ पे खड्डा पड़ जाता है। अब कलर चेंज 2-3 तरह का होता है, जैसे कि या पोस्ट हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर सिंपल रेडनेस हो जाती है, एरिथीमा आ जाता है, या फिर हाइपो पिगमेंटेशन हो जाती है। अब ये जो रेडनेस, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपो पिगमेंटेशन, इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेडनेस को ठीक करने के लिए हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे रेटिनॉल हो गए, नायासिनामाइड हो गया, उससे हमारी रेडनेस ठीक हो जाती है थोड़ी सी देर के बाद ही। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा लंबा हमें टाइम लगता है, जैसे कि आप उसमें डिफरेंट वाइटनिंग एजेंट्स देते हैं। इस वक्त बहुत से वाइटनिंग एजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे नायासिनामाइड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अज़ेलिक एसिड, ट्रांज़ामेनिक एसिड, और इसके अलावा आप डिफरेंट पील्स कर सकते हैं, वाइटनिंग पील्स कर सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक पील आती है, कार्बन पील आती है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और जो पोस्ट एक्नी हाइपोपिगमेंटेशन आती है, या जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन होता है, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, वो या तो खुद ही ठीक हो जाती है, या फिर उसके लिए हमें, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक ठीक ना हो, तो फिर हमें मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट या इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अब मसला हमारे पास आता है पोस्ट एक्नी स्कार्स का। स्कार्स हमारे पास बहुत तरह के आते हैं, जैसे कि कुछ बहुत छोटे स्कार्स होते हैं जिनको हम आइस पिक स्कार्स कहते हैं, कुछ ज़रा बड़े स्कार्स होते हैं जिसको बॉक्स स्कार कहते हैं, और कुछ रोलिंग स्कार्स होते हैं। अब इन सब को हमें कैसे ट्रीट करना है? पहले ये कॉन्सेप्ट था कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें हमारे पास बहुत अच्छी किस्म की, हमारे पास मशीन्स, बहुत अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम एक्नी के स्कार्स को अगर 100% कहते हैं नहीं ठीक कर सकते, लेकिन 90% 95% हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। अब एक्नी स्कार्स ये जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताई, तीनों टाइप्स के स्कार, इनको हम एट्रोफिक स्कार्स कहते हैं, और कुछ होते हैं जो हाइपरट्रॉफिक। एट्रोफिक कौन से स्कार्स होते हैं? जो स्किन के नीचे जाके खड्डा बना देते हैं, और हाइपरट्रॉफिक जो स्किन से ऊपर उभर आते हैं, जिसको हम और अगर अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो कीलॉइड कहते हैं। कीलॉइड को फिर एक हम इसकी लेज़र्स भी कर सकते हैं, इंट्रालीजनल इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। अब ये जो एट्रोफिक स्कार हैं, जो सबसे ज़्यादा, उसको सबसे पहली बात क्या है कि हमें इन स्कार्स को बनने ही नहीं देना। बच्चे परेशान होकर आते हैं कि हमारे स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं, तो स्कार्स की परेशानी से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक्नी पर परेशान हैं, ठीक है, अपनी एक्नी को ठीक करें। अगर एक्नी को हम माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को ही हम ठीक कर लें, तो हमें बात स्कार्स तक पहुंचेगी नहीं। स्कार उसी वक्त बनता है जब एक्नी स्वेयर होती है। जब स्वेयर एक्नी यानी नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी या इससे भी बढ़ जाए एक्नी, उस वक्त जाके वो स्कार बना देती है फेस के ऊपर। तो इसलिए मेरा पहला मशवरा ये है कि बच्चों को जहाँ एक्नी स्टार्ट हो टीन एज में या किसी भी एज में, वहाँ सबसे पहले आपने एक्नी का ट्रीटमेंट उसी वक्त पेरेंट्स उनके स्टार्ट करवा दें, ताकि वो स्कार तक बात ही ना जाए। अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं स्कार्स के लिए?
स्कार्स के लिए हमारे पास बहुत से टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि रेटिनॉइड्स आते हैं, ठीक है, रेटिनॉइड आ गए, हमारे पास लैक्टिक एसिड आ गया, हमारे पास डिफरेंट पील्स आ गई। ये सारी हमारी जो है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्नी के स्कार्स को हमारे ठीक करती हैं। इसके अलावा सेकंड जो हमारी ऑप्शन आती है वो लेज़र्स आती हैं। लेज़र्स हमारे पास इस वक्त CO2 लेज़र और अर्बियम गैग लेज़र जो है वो ऐसे लेज़र्स हैं जो एक्नी के स्कार को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करते हैं। अच्छा, इन लेज़र्स का सिर्फ एक जो मसला होता है वो ये होता है कि इनका डाउन टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 से 10 दिन होता है। थोड़ा-सा इनका जो सेशन है वो एक्सपेंसिव होता है, और डाउन टाइम थोड़ा-सा होता है इसमें। इसमें क्या ये करते हैं कि फेस की ऊपर की लेयर को ये सारे को उतार के नीचे से न्यू जो स्किन है वो हमारी अपीयर होना शुरू हो जाती है और स्कार्स उसके साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है जो सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो है माइक्रो नीडलिंग। और माइक्रो नीडलिंग के सेशन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेस ट्रॉमेटिक होते हैं, डाउन टाइम बहुत कम होता है इसका और कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। CO2 लेज़र में बाज़ दफ़ा आपके पास पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए CO2 लेज़र भी एक बहुत ही एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में होना चाहिए। माइक्रो नीडलिंग का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट ये नुकसान इसका कोई नहीं है, इसका फ़ायदा ही होगा। और इसकी एक अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो RF माइक्रो नीडलिंग है, उसका इफ़ेक्ट माइक्रो नीडलिंग से भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वो वाला प्रोसीजर पहले काउंसलिंग पेशेंट की बहुत अच्छी करनी चाहिए और पेशेंट को भी चाहिए कि वो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करे जो डॉक्टर उसको रिकमेंड करे। इसके अलावा एक और जो हमारे पास इसका प्रोसीजर आता है वो माइक्रोडर्मेब्रेशन है। माइक्रोडर्मेब्रेशन भी एक अच्छी ऑप्शन है जिसमें हमारे पास केमिकल माइक्रोडर्मेब्रेशन भी होती है और डायमंड पील भी होती है। डायमंड माइक्रोडर्मेब्रेशन, डायमंड टिप उसमें हम यूज़ करते हैं और उससे भी आपकी स्कार्स बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं। एक और हमारे पास जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, उसके रिज़ल्ट जो हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होते हैं कि किसी ने किसी इवेंट पे जाना है, किसी मैरिज सेरेमनी पे, किसी डिनर पे जाना है और हमें स्कार्स को बहुत अच्छा एकदम से हमारी लुक अच्छी हो जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम सबसिजन बोलते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि स्कार को जो नीचे एडहेजन्स बन जाती हैं, स्कार नीचे जाके स्किन की निचली सतह के साथ अपनी एडहेजन हम उन एडहेजन्स को तोड़ते हैं और तोड़ के उसके बाद जब वो स्कार थोड़ा सा अपनी जगह से उठ जाता है तो वहाँ पे हम फिलर को फिल कर देते हैं, जिससे वो स्कार आपकी नॉर्मल स्किन के साथ उसकी सतह के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे स्किन आपकी प्लेन हो जाती है, स्कार वहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो ये एक हमारे पास एक ये वाली ऑप्शन भी है। मेरा अपने क्लाइंट को ये मशवरा है कि पहले एक्नी को ट्रीट करें और जैसे ही एक्नी माइल्ड स्टार्ट हो या इवन मॉडरेट हो जाए उसका ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। एक्नी के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है, उसकी टाइप्स के बारे में भी प्रोग्राम किया, आप उसको देखें और ट्रीटमेंट अपने करवाएं एक्नी के, ताकि बात स्कार्स तक ना पहुंचे। जब स्कार्स हो जाते हैं तब भी बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि स्कार्स को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एक्नी को ट्रीट करना। जो भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन करना हो या कोई क्वेरी हो आप इनबॉक्स करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट स्कार्स टुडे। थैंक यू।